Hello friends, today in this worksheet number 43, subject English, class 9, date 13th October 2020. We are going through a new chapter, A Truly Beautiful Mind from Beehive. This chapter is about a renowned scientist, Albert Einstein. The text is from his biography. So we start this worksheet. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. He couldn't talk for about 2.5 years. His mother thought him to be abnormal. His playmates called him Brother Boring, and at the school his headmaster said that the boy would never make a success at anything. बच्चों, आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इस सदी के महानतम हम कह सकते हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिक रहे। इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी की सिटी उल्म में हुआ था। जब ये 2.5 साल के थे बच्चों, तब तक ये बोल नहीं पाते थे और ऐसा देखकर इनकी माताजी को, इनकी माँ को ऐसा लगा कि जैसे एक एबनॉर्मल चाइल्ड हैं, जैसे कि ये सामान्य बच्चे नहीं हैं। हिज प्लेमेट्स जो उनके साथ खेलते थे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे क्योंकि उनके साथ खेल करके उन्हें मजा नहीं आता था। एक्चुअली था क्या बच्चों के जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये बचपन से इंट्रोवर्ट थे। ये जो कुछ था अपने जहन में रख लेते थे और किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, तो इसलिए इनके जो फ्रेंड्स है वो इन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। एंड एट द स्कूल, और स्कूल में क्या होता था बच्चों के साथ, इनके जो हेड मास्टर थे, जो हेड ऑफ द स्कूल थे इनके, वो कहते थे, सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कि ये बच्चा जिंदगी में कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा। और ऐसा इन्होंने ऐसा जिक्र है इसमें कि उन्होंने इसके पिता को कहा था कि ये बच्चा कभी जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं करेगा। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. So at the age of 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German-speaking Switzerland. बच्चों, जिंदगी सबकी अलग अलग तरीके से चलती है। पहले ये जब इनका जन्म उल्म में हुआ था, बाद में ये माइग्रेट हो गए थे बच्चों। कहां पर हो गए थे? म्यूनिक में। अब यहाँ पर इनकी शिक्षा चल रही थी। एक ऐसा एनवायरनमेंट था इनके लिए जो इनको सांस लेना मुश्किल होता था, मींस एक घुटन सी इनको लगती थी, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी। तो ये बचपन से अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे रहे, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे रहे। और जब ये बड़े हुए, 15 साल के हुए, तो इन्होंने एक अपने मन में एक फैसला लिया कि मैं अब आगे की जो पढ़ाई है वो म्यूनिक में रहकर नहीं करूंगा। और क्योंकि जर्मनी का जो स्विट्जरलैंड का जो बच्चों जो एटमॉस्फेयर था यूनिवर्सिटी का, वो लिबरल था, तो इसलिए ये जो बाकी की पढ़ाई है वो स्विट्जरलैंड में ही करना चाहते थे। लेकिन शुरू में इनके पेरेंट्स को दिक्कत थी या कुछ किसी कारण से हो सकता है मना किया गया हो। बट आफ्टरवर्ड बहुत जब इनकी डिस्कशन हुई अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से, तो बच्चों लास्ट में जो है इनको परमिट कर दिया गया वहां पर पढ़ने के लिए। देखो यहाँ लिखा भी है कि फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल। जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उससे ये खासा नाराज थे। सो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की उम्र में, ही कन्विंस हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को इन्होंने मना लिया था। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, वहां पर इनके बीच में इनके माता पिता और इनके बीच में बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए स्विट्जरलैंड में। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बच्चों, कहा जाता है कि जिस बच्चे का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है उसका फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। सो यही कहानी इनके ऊपर भी थी, क्योंकि इनका मैथमेटिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था बच्चों। सो इनका फिजिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, और ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी है ये बच्चों स्विट्जरलैंड में है, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। In 1902, he finally got a job as a technical expert in the patent office in Bern.
बच्चों बात यहाँ आती है कि सबसे पहले जब इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, ये रिसर्च वर्क तो शुरू से ही करते आ रहे थे, कुछ ना कुछ इनके मन में लगा ही रहता था। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक बच्चों जो है एज ए टीचर भी पढ़ाया, लेकिन 1902 में 1902 में इनकी जो जॉब है वो पेटेंट ऑफिस इन बर्न में, बर्न बच्चों कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। तो बच्चों वहां पर जो है इनकी जॉब लग गई उस ऑफिस में। और अब ये वहां पर का जो पेटेंट ऑफिस आप समझते होंगे बच्चों, जब कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो उसको पेटेंट कराया जाता है। यही जो पेटेंट ऑफिस था कि उसके नाम पर इसे बच्चों कि भाई ये प्रयोग इसका किया हुआ है, इसके नाम पे जो है इनका लिखा जाता है, सो इसे पेटेंट बोलते हैं। तो इनकी जॉब वहां लगी, लेकिन ये वहां पर भी संतुष्ट नहीं थे। इनके अंदर में जो इनकी जुझारू प्रवृत्ति थी, कुछ ना कुछ करने की जो प्रवृत्ति थी, वो इन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। तो वाइल डूइंग हिज जॉब, जब ये अपनी जॉब कर रहे थे, इसके साथ साथ he was developing his own ideas in secret। वो अपने जो लिए जो है कुछ और भी प्लान कर रहे थे, कुछ और भी डेवलप कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ सीक्रेट था, छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। इनकी बच्चों इनके बारे में मशहूर है कि इनकी जो एक ड्रॉज होती थी, वहां पे दराज जो होती थी इनके टेबल में, वहां पर इनकी सारी सीक्रेट फाइल्स रखी होती थी, और केवल यही उसको ओपन करते थे, कोई किसी को इजाजत नहीं थी। तो इनकी जो रिसर्च थी वो साथ साथ में चल रही थी। During graduation, he fell in love with a fellow intelligent student, Mileva Merrick। अब यहाँ पर बच्चों इनकी लाइफ में चेंज आता है। सबसे पहले तो जब ये ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं पर एक लड़की मिलेवा मैरिक के नाम से थी, जो कि इनके साथ ही रिसर्च वर्क कर रही थी। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी और एस्पायरेंट थी, आगे बढ़ना चाहती थी। दोनों के मन बच्चों काफी मिल जाते हैं, और वो जो है एक दूसरे से दे फेल इन लव विद ईच अदर। सो ये इंटेलिजेंट थे, जो मिलेवा मैरिक थी बहुत इंटेलिजेंट थी ये भी। ही वांटेड टू मैरी हर, वो उनसे शादी करना चाहते थे, बट हिज मैरिज वाज अगेंस्ट, हिज मदर वाज अगेंस्ट देयर मैरिज। लेकिन जो उनकी मदर थी, किनकी मदर, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी बच्चों, वो इस मैरिज के अगेंस्ट थी। और इसके बच्चों उनके पास दो कारण भी थे। एज शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि जो मिलेवा थी बच्चों ये बहुत इंटेलिजेंट थी, और दूसरा वो 3 साल बड़ी थी। अब आप ये पूछेंगे वो इंटेलिजेंट थी तो इसके पीछे उनको उनकी शादी के लिए क्यों मना किया गया, 3 साल का मैटर तो हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट होते पर भी पर मनाही क्यों थी? क्योंकि बच्चों जो इनकी मदर थी ना एल्बर्ट की, वो अपने बेटे को देखती थी, वो सारे दिन किसी ना किसी रिसर्च वर्क में लगे रहते थे, तो वो उनके लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो उनके घर में देख रेख कर सके। तो इसलिए जो है वो इस तरीके की गर्ल नहीं चाहती थी जो कि इनके साथ ही जो है रिसर्च वर्क में लगी रहे। इससे फैमिली सफर होती है, ऐसा उस समय ये सोचा जाता था बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है इन 1905, इन 1905, अच्छा सॉरी, द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903, और 1903 में इनकी शादी हो गई। बहुत मनाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में इनकी शादी हो गई। इनके दो बेटे हुए, हैड टू सन्स। अब बच्चों फिर चेंज आया एक लाइफ में। इन 1905 his paper on special theory of relativity described the वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो था, फेमस फॉर्मूला जो था, वो अब सामने आया। 1905 में बच्चों इनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से इनके पेपर्स जो है वो लोगों के सामने आए, और उससे जो एक फार्मूला डिराइव हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो आज भी फिजिक्स में बेस फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिमम कैलकुलेशन का बेस बनता है। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और ये बेसिकली बच्चों किस पर डिपेंड था, मास एंड एनर्जी पे। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई मीन्स एनर्जी, एम मीन्स मास, एंड सी स्क्वायर मीन्स जो बच्चों स्पीड होती है, लाइट लाइट ईयर्स में जो स्पीड होती है उसका स्क्वायर। आफ्टर ए फ्यू इयर्स द मैरिज बिकेम वीक। बच्चों अब होता क्या है कि जब मैरिज होती है तो उसमें शायद कहीं एक ऐसी स्थिति भी कई कई मैरिजेस में आती है कि कोई एक सफर करता है। यहाँ पर मिलेवे को ऐसे लगने लगा कि जैसे वो सफर कर रही थी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस हो रही थी। After a few years, the marriage became weak. Mileva started losing her intellectual ambition. उस उनके अंदर जो intellectual ambitions थी, जो उनकी जो पढ़ाई जो उन्होंने की थी और जो उनकी एस्पायरेशन थी, वो सब की सब जो है उनकी लॉस होनी शुरू हो गई थी। वो अब हाउस वाइफ हो गई थी, और वो हाउस वाइफ के रूप में क्योंकि खुश नहीं थी, इसलिए वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ थी, एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। In 1919, the couple finally divorced, and he married
his cousin Elsa the same year. अब बच्चों क्या हुआ, 1919 आते आते इनका बीच में डाइवोर्स हो गया और उसी साल जो है इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा के साथ शादी कर ली। एल्सा इनके लिए बच्चों बहुत ही जो कहते हैं लकी साबित हुई, क्योंकि अब ये फेमस हो रहे थे। इन 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो पब्लिश की। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। और बच्चों इस थ्योरी ने जैसे ये लोगों के सामने आई, एक तहलका मचा दिया। लोगों के बीच में जो ग्रेविटी शब्द है उसका एक नया मीनिंग जो है सबके सामने आ गया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919। बच्चों हुआ क्या कि जो इन्होंने थ्योरी दी उसके बेस पर जब 1919 में 1919 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ था, तो उसकी जो कैलकुलेशन जो इन्होंने की थी उस थ्योरी के बेस पे, वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। इसलिए इनका जो नाम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइंटिस्ट थे उनमें इनका नाम आने लगा। सो an eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate, कि इनकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और न्यूज़पेपर्स ने इनको क्या कहा, ने कहा कि जो इनका वर्क है वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। साइंटिफिक माने वैज्ञानिक, और बच्चों जो रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, तो एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में इनकी जो थ्योरी है वो सबके सामने आई। अब बच्चों जब कोई इंसान समाज के लिए कोई काम करता है, किसी लोगों के लिए हित के लिए कोई काम करता है, किसी फील्ड में कोई काम करता है, तो एक नोबल सोसाइटी है बच्चों, अल्फ्रेड नोबल के नाम से, वो भी एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम से जो उन्होंने पूरी जिंदगी में कमाया या उन्होंने ट्रस्ट बना दिया था, जिसके बेस पर ही जो है जो ये हर साल विभिन्न जो इनकी जो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें ये इनाम देते हैं, जिसे नोबेल प्राइज कहा जाता है। हमारे देश में भी बच्चों दो तीन मतलब हमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं या इकोनॉमिक की फील्ड में हमारे यहाँ भी इनाम मिल चुका है, जिसमें सीवी रमन जी को मिला है, अमर्त्य सेन जी को मिला है। तो बच्चों इसके बाद जो है ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें जो है 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनको बच्चों पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इनका नाम इतना विख्यात था कि सभी लोग जो इनको बड़े आदर के साथ देखा करते थे। इन 1933 और 1933 में नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द यूएस। प्रॉपरली इन्होंने पलायन कर लिया, जर्मनी छोड़ दिया। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था ये यूएस में सेटल हो गए, एमिग्रेट हो गए बच्चों। नाजीज जो थे उस समय बच्चों कुछ आंदोलन चल रहे थे, नाजीवाद, फासिज्म, फासीवाद। तो बच्चों यहाँ पर जो नाजिज्म था, ये हिटलर, एडोल्फ हिटलर आपने नाम सुना होगा, इनके अंडर में जो है नाजी आंदोलन चल रहा था। तो उस समय ये पावर में आ गए थे, सत्ता में आ गए थे, और हिटलर जो है वो डिक्टेटर थे, जो कि जिनका स्वभाव या जिनकी पार्टी का स्वभाव जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। सो उन्होंने जो है जर्मनी छोड़ दिया और वो अब यूएस में आ गए। अब बच्चों एक कहानी नई और शुरू होती है। आपका साइंस का एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे सामने आता है। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। बर्लिन में बच्चों न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हो चुकी थी। न्यूक्लियर फिशन जो होता है नाभिकीय विखंडन होता है। ये आपने सबने 8th में 7th 8th में जो है ये कॉन्सेप्ट साइंस में शुरू हो जाते हैं। सो बच्चों ये जो थ्योरी है ये 5 years after the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. बर्लिन जो है बेटा जर्मनी में है। तो अब जो इसको लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई कि जो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिकवादी थे, वो बड़े अपसेट हो गए। अब आप कहोगे कि बर्लिन में तो जो है ये न्यूक्लियर फिशन का फॉर्मूला इजाद हुआ और अमेरिका के जो फिजिसिस्ट हैं वो जो है वो अपसेट हो गए। तो बच्चों इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि उस समय जर्मनी में जो सत्ता थी वो हिटलर के हाथ में थी और वो डिक्टेटर थे। और क्योंकि न्यूक्लियर फिशन से एटॉम बम बनाया जा सकता था, तो जो यहाँ के अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिकवादी थे बच्चों, वो बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं जर्मनी जो है एटॉम बम बना करके उसको एक्सप्लोड ना कर दे। तो दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, के वो बना और उसके साथ उसका विस्फोट ना कर दे।
अब आपस में जब कोलिग्स बात करते हैं तो ऐसे ही जो इनके अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कोलिग हैं उनमें से किसी कोलिग से इनकी इनकी डिस्कशन हुआ, तो ही इंसिस्टेड कि आप जो है आप बड़े महान साइंटिस्ट हैं और आपकी जो वर्ड्स हैं उनका एक पावर है और उनको लोग सुनते हैं, तो आप जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से बात कीजिए। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए कोलिग, अपने किसी साथी कर्मिक के साथ जो है जो उनकी रिक्वेस्ट पर ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? रूजवेल्ट थे। तो उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में इन्होंने वार्न किया बच्चों, वार्निंग माने उनको चेतावनी दी। वार्निंग हिम दैट, उन्होंने बताया अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोड इन द पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया या हो जाए तो ये किसी भी पोर्ट का जो आसपास का एरिया उसे तबाह कर सकता है। लेकिन बच्चों हुआ कुछ और, इन्होंने तो वेलफेयर के लिए बात कही थी। इधर क्या हुआ कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट और जो अदर्स थे वो सक्रिय हो गए, अमेरिका सक्रिय हो गया। अमेरिका अमेरिका सीक्रेटली डेवलप दैट एटॉमिक बॉम्ब। और जर्मनी ने तो बनाया या नहीं बनाया, डाला या नहीं डाला, बात को अलग कर दो, उन्होंने नहीं डाला बम, लेकिन यहाँ अमेरिका वालों ने इस बम को डेवलप कर लिया। और बच्चों दुर्भाग्यवश ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। 6 अगस्त और 8 अगस्त को बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी की जो जापान की वेल पॉपुलेटेड थी, वेल सेटल्ड सिटीज थी, जो सबसे मशहूर फेमस सिटीज थी, उन दोनों सिटीज को टारगेट किया गया 6 अगस्त और 8 अगस्त को, और वहां पर अमेरिका ने बच्चों एटॉम बॉम्ब डाल दिया। आइंस्टाइन वाज वेरी डिस्टर्ब, और जब ये बात आइंस्टाइन को पता चली वो बिल्कुल बच्चों डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनको पता था कि इन बॉम्ब्स के साथ कितना बड़ा डिजास्टर, कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई होगी, कितना खतरनाक हुआ होगा ये बॉम्ब उन दोनों सिटीज के लिए। अभी भी बच्चों वहां का एटमॉस्फेयर बहुत बुरा है, और उन बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बच्चों आज भी वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों में से बहुतों के साथ विकलांगता जुड़ी हुई है, किसी के हाथ पैर में दिक्कत है, किसी की आंखों में दिक्कत है बच्चों। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रक्शन है वो तब से जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड किए गए थे उसके बाद से जापान झेल रहा है। He again wrote a letter, this time to the United Nations to form a world government. अब इनके वर्ड्स को क्योंकि नहीं रखा गया तो इनके अंदर एक गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा इन्होंने अपने अंदर रखा और उसको पाला, और इन्होंने बच्चों यूनाइटेड नेशंस जो यूएनओ है उनको एक खत लिखा। He again wrote a letter this time, और इस समय इन्होंने फिर एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। इनका मकसद जो था क्या था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए वर्ल्ड की कि जिसके बगैर इच्छा के कोई भी इस प्रकार का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है उसका इस्तेमाल ना किया जा सके, मतलब जो ये वेपन्स है वो ना बनाए जा सके, और जो कंट्रीज बना चुकी हैं उन कंट्रीज को हतोत्साहित किया जाए, उन कंट्रीज को बच्चों मना किया जाए कि इस प्रकार का कोई भी एक्सप्लोजन आप नहीं करेंगे, नहीं तो वर्ल्ड से आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा, और ऐसा बाद में हमने देखा भी। आइंस्टाइन बोथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years। अब बच्चों आइंस्टाइन का क्योंकि मन उखड़ चुका था बहुत सारी चीजों से, तो पॉलिटिकली ये एक्टिव हो गए थे, क्योंकि अब ये पॉलिटिकली जो है लोगों की सेवा करना चाहते थे। तो अगले 10 साल तक इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया, और इन्होंने बच्चों प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप। ये इन्होंने जो है जो आर्म्स बिल्डअप थे उसका पूर्ण विरोध किया कि किसी तरीके से जो ये आर्म्स और ये एम्यूनेशंस है ये बनाने वाली जो कंट्रीज है, हथियार बनाने वाली जो कंट्रीज है या जो लोग हैं, उनको इन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इनका जो मेन मोटो था वो क्या था? पीस, शांति, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है बच्चों? आपके देश में डेमोक्रेसी है, राज एक तो होता है बच्चों राजतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। प्रजातंत्र वाली जो एक भावना थी वो डेमोक्रेसी, और ये चाहते थे कि सभी लोगों को हर प्रकार से स्वतंत्र किया जाए, किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955। बेटा जीनियस किसको कहते हैं? जीनियस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, और ये साइंटिफिक जीनियस थे, मीन्स ये वैज्ञानिक थे, लेकिन ये वैज्ञानिकों में भी अग्रगणी थे। तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाए ऐसे वैज्ञानिकों में है। इनकी मृत्यु 1955 में हुई, जबकि इनकी एज थी 76 ईयर्स, 76 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई।
ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन। और बच्चों इनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है एक विजनरी के रूप में। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी, जो भांप लेता है आने वाले समय और संकट को। तो बच्चों ये एक विजनरी के रूप में और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, चाहे इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, चाहे इनका जो इनके प्रयोग थे या इनका जो सारा काम था वो जर्मनी में हुआ, बाद में ये यूएस में माइग्रेट हुए, लेकिन आज भी इन्हें वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है। मीन्स ये पूरे विश्व के नागरिक थे, इनका कोई एक देश ना होकर के इनको इस तरीके से मान लिया गया कि जैसे पूरे संसार के नागरिक हैं। तो बच्चों ये जो वर्कशीट में दिया हुआ है ये हमने अभी पढ़ा है। अब इस पर बेस्ड हम जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ए, इसमें क्वेश्चन है हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? तो क्या वो म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे या प्रेसिडेंट थे? देखो बच्चों टीचिंग तो उन्होंने किया, लेकिन टीचिंग उनका एक जॉब या प्रोफेशन नहीं बन पाया। इनका जो बेस्ट प्रोफेशन के रूप में जो इनको जाना जाता है या इनको जिस नाम से जाना जाता है वो है ये एक साइंटिस्ट। तो इस साइंटिस्ट जो है ये करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया है। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन, अब ब्लैंक स्पेस है और आगे सब्जेक्ट्स दिया गया है। तो बच्चों मैं ये बात बार बार हम इसमें वर्कशीट में देखते रहे हैं कि जो ये गिफ्टेड थे, किसमें गिफ्टेड थे ये देखिए यहाँ पे, गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है बच्चों इसमें कि वो बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बोथ 2 और 3। तो 2 और 3 में हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों आ जाते हैं, इसलिए बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, बोथ 2 और 3। C part, in 1921 he received dash, dash means blank space for physics। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो क्या एबल प्राइज था, टर्निंग प्राइज था, नोबेल प्राइज था या होमी भाभा अवार्ड था? अब बच्चों हमने यहाँ पर देखा था अभी इस चीज को कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये जिसका जिक्र यहाँ पर आया था। देखो आप अभी अगर हम और ऊपर देखते हैं तो इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज के लिए 1921 में ही रिसीव नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 है, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। बी पार्ट, which word in the passage is a synonym of far sighted। अब बच्चों फार साइटेड का मतलब क्या होता है? फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है जो आने वाले समय के लिए कैलकुलेशन कर ले कि ऐसा होगा, इस तरह से होगा। तो जब कोई इस तरीके की सोच कर लेता है उसे फार साइटेड बोलते हैं। अब हमारे इसमें इंटेलेक्चुअल जो होता है वो इंटेलिजेंट को कहा जाता है, वो तो वो थे, लेकिन फार साइटेड का तो इससे कोई मतलब नहीं लग रहा। दूसरा टेक्निकल, तकनीकी ज्ञान उन्हें बहुत था, इसलिए टेक्निकल तो है वो, लेकिन फार साइटेड का टेक्निकल से कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा। अब आता है जीनियस। जीनियस माने जो है वो प्रतिभाशाली थे, लेकिन फारसाइटेड और जीनियस जो है उनका दोनों के अलग अलग मीनिंग है। फोर्थ हमारा होता है विजनरी। विजन से विजनरी बना है। विजन माने भी बच्चों क्या होता है, आपकी दृष्टि को विजन बोलते हैं। तो जो विजनरी होते हैं ये दूरदृष्टा होते हैं, इसलिए फार साइटेड का जो सिनोनिम यहाँ पर हमारा बनता है वो विजनरी बनता है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। अब तक हमने ब्लैंक्स किए थे, ब्लैंक स्पेसेस में हमने फिल किया था, अब हम 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देंगे। हमारा ई पार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट। जो अमेरिकन भौतिकवादी थे, अमेरिका के भौतिकवादी थे, जो फिजिसिस्ट थे, वो अपसेट क्यों थे? अभी बच्चों हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि बर्लिन में क्योंकि न्यूक्लियर फिशन जो है वो उसका उसको ये कर चुके थे, यहाँ पर डिस्कवरी कर चुके थे उसकी। तो वहां पर क्या था कि उस समय नाजिज्म जो है वो आ गए थे, हिटलर का शासन चल रहा था, तो इन्हें डर था कि भाई वहां पर जो है वो न्यूक्लियर फिशन का प्रयोग करके ये जो है एटॉम बॉम्ब बना लेंगे और वो तबाही का कारण बनेगा। सो अमेरिकन फिजिसिस्ट वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। ये इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो अपसेट थे। एफ पार्ट पे बच्चों हम आते हैं, तो एफ पार्ट पे बच्चों आते हैं, हाउ डिड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जो इनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कैसे एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन साबित हुई? तो बच्चों आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बिकॉज इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के बीच में
जो एक रिलेशन था वो इस थ्योरी ने बच्चों बहुत क्लियर कर दिया था। E=mc², इसका फॉर्मूला भी हम सब साइंस में पढ़ते आए हैं। इस थ्योरी के आने से बच्चों ग्रेविटी के क्षेत्र में, जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र, जो एक क्षेत्र था, उसको एक नया मीनिंग, नया अर्थ प्रदान किया इस थ्योरी ने। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और इसके कारण जो है इसकी जो कैलकुलेशन करना, जो सोलर एक्टिविटीज का जो कैलकुलेशन करना था, वो अब जो है सरल भी हो गया था और एक्यूरेसी बहुत आ गई थी। इसलिए इस थ्योरी ने क्योंकि रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया था फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स में, तो इसलिए इसे जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा। जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स तो उस समय शायद कम थे या थे भी नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उसको एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट? अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था, तो उन्होंने उसमें क्या वार्निंग दी थी? तो बच्चों ये हमने अभी पढ़ा था उसमें, आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट, वार्न आएगा बच्चों, वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्ट्रक्शन दैट एटॉमिक बॉम्ब कुड कॉज। जो एटॉमिक बॉम्ब है वो कितना भयंकर सिद्ध हो सकता है, कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कितना कितना लोगों का और सामान का, जान माल की हानि पहुंचा सकता है। ये बात बताया, ये बात जो है उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी, जो वहां के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, और उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि किसी तरह से इसे रोका जाए। डू यू थिंक आइंस्टाइन वाज अ जीनियस एंड व्हाई? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। यस, आइंस्टाइन वाज रियली ए जीनियस। कैसे जीनियस थे? बिकॉज ही वाज एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल। वो बच्चों जो उनकी समझ थी, बूझ थी, वो एक्सेप्शनल थी। उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ज्यादा गूढ़ नॉलेज थी, उन्हें एक्सेप्शनल थी, सबके पास ऐसी नॉलेज नहीं होती थी। तो ही वाज एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एंड वर्सेटाइल थे। मतलब बच्चों वो कुछ ना कुछ नया करने के उनके अंदर तत्परता होती थी। तो ही वाज ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। बहुत, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो बिल्कुल बच्चों कैसा था? वर्सेटाइल था। एक अनोखा व्यक्तित्व था कि वो कुछ ना कुछ नया नया सोचते रहते थे, जोड़ते रहते थे। He was not only perfect in the field of science, but he also served the society. बच्चों उन्होंने सोसाइटी को भी जो है, देखो, सर्व तो वो एज ए साइंटिस्ट भी जो है सोसाइटी को कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब अमेरिका ने जापान, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे बॉम्ब कर दिया था, फेंक दिया था, तो इनका मन उचट गया था। अब ये सेवा भावना से भी जो है इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए भी सोसाइटी में जो है एज ए इन्होंने पॉलिटिशियन के रूप में भी काम किया। He was a great philanthropist and visionary. बच्चों वो एक महान मानवतावादी भी थे। उनकी जो सोच थी वो क्या थी कि पूरे वर्ल्ड में शांति बने, और इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी बात कही थी यूएस में, यूएनओ में एक लेटर लिख करके। और ही वाज ए ग्रेट विजनरी, वो दूरदर्शा थे, क्योंकि उस दूरदर्शी के आधार पर ही इन्होंने जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था, उसमें ये लिखा था कि जो है इसके कितने कुप्रभाव हो सकते हैं, जो न्यूक्लियर फिशन थ्योरी है, क्योंकि इससे जो है बर्लिन में जर्मनी वालों के पास ये थ्योरी थी, और इससे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो बच्चों ये जो आज की वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है, और इस वर्कशीट को आप जैसे ही इसको रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर बच्चों आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप सब इसे जो है पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है इसको जब आप देखेंगे तो ये वर्कशीट और आने वाली और भी वर्कशीट जो इस पर बेस होंगी, वो बच्चों आप आसानी से कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।